हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस क्लासेस पर। सेशन नंबर 167 हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास है 13 अगस्त की। आज का एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है ट्रबलिंग बिल। ट्रबलिंग बिल क्या होता है? ट्रबल जो है इसका मतलब वरिंग मान लीजिए, कंसर्निंग मान लीजिए, डिस्टर्बिंग मान लीजिए, परेशान करने वाला, चिंताजनक, ये सब हो सकता है। यहाँ इसका सिनोनिम जो है वो आप ले सकते हैं वरिंग या कंसर्निंग, चिंताजनक बिल, विधेयक। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है? ट्रबलिंग बिल का मतलब है ऐसा बिल जो चिंताजनक है, जो वरिंग है, कंसर्निंग है। किसको लेकर है? ये एफसीआरए को लेकर है। एफसीआरए बिल, बिल का नाम जो भी होता है वहां पे दे लगेगा, नोट कर लीजिए। जो भी बिल का नाम होता है या एक्ट का नाम होता है उससे पहले हम दे लगाते हैं। तो बिल का नाम है फॉरेन कंट्रीब्यूशन, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन बिल। ठीक है, ये विदेशी हो गया, ये कंट्रीब्यूशन अंशदान रेगुलेशन विनियमन अमेंडमेंट संशोधन बिल 2026 इसकी बात कर रहा है। तो ये आगे देखो क्या कह रहा है। कह रहा है दी एडिटोरियल एग्जामिन्स, एडिटोरियल जो है वो एग्जामिन करता है द प्रपोज 2026 अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जिस किसी में भी होता है वहां पे टू लगेगा। अमेंडमेंट का मतलब चेंज है। अमेंडमेंट जो शब्द है का मतलब होता है चेंज, और चेंज जिस किसी में भी होता है के साथ टू लगता है, याद रखना। अमेंडमेंट और चेंज के साथ टू, जिस किसी में भी बदलाव है। तो ये एडिटोरियल जो है वो एग्जामिन करता है प्रस्तावित इस अमेंडमेंट को, 2026 का जो प्रस्तावित संशोधन है, किसमें? एफसीआरए में, विच इंक्रीजेस गवर्नमेंट कंट्रोल। और ये जो संशोधन है ये यहाँ पे इंक्रीज करता है ना, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ रहा है इस संशोधन के लिए। ये संशोधन सरकार का नियंत्रण बढ़ाता है। किस पर बढ़ाता है? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, नागरिक समाज पर, एंड एनजीओज और एनजीओज पर। ठीक है, तो ये प्रपोज्ड जो संशोधन है उसके बारे में है। इस संशोधन से होगा क्या? इस संशोधन से गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ जाएगा। किस पर बढ़ जाएगा? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर और एनजीओज पर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे इस एडिटोरियल को। उससे पहले बता दूं कि 2 दिन और शेष हैं, आप ये ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। इसके तहत आपको 25% ऑफ पर कोर्सेज एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। कोई भी कोर्स आप एक्सेस करना चाहें, इलाहाबाद हाई कोर्ट का कोर्स चल रहा है, आरएएस का बैच चल रहा है, स्पोकन इंग्लिश का बैच है, एसएससी के लिए बैच है, ये सारे बैचेस 25% ऑफर उपलब्ध है। एक और नई सूचना कि अगर आप केवल इंग्लिश का कोर्स एसएससी के हिसाब से, सीडीएस के हिसाब से बिल्कुल फ्रेश बैच चाहते हैं तो आपको टीम एक्सपर्ट नाम से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है? टीम एक्सपर्ट। इस नाम से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इस एप्लीकेशन पर अपना पूरा एसएससी का कोर्स भी उपलब्ध है। आप चाहें सभी सब्जेक्ट्स लेना तो मात्र 1999 रुपये में पूरा बैच भी उपलब्ध है। और आप केवल इंग्लिश चाहें, ओनली इंग्लिश लेना चाहें तो उसके लिए 851 इसमें आपको पूरा कोर्स उपलब्ध करवाया गया है। ये वीडियोस लगातार अपलोड हो रही हैं। अभी तक इंग्लिश में 4 वीडियोस अपलोड मैं कर चुका हूं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन वाला जो प्रोसेस है वो मैं पूरा कर चुका हूं, वर्ब की फॉर्म्स में बता चुका हूं। आज की क्लास जो वहां पे अपलोड होगी वो नाउन से स्टार्ट हो जाएगी। रिकॉर्डेड बैच रहेगा। ठीक है, वो रिकॉर्डेड बैच क्लासरूम वाला रिकॉर्डेड बैच नहीं है। क्लासरूम वाला रिकॉर्डेड बैच चाहिए तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन पर उपलब्ध है चैंपियन बैच के नाम से। तो ये मात्र 851 रुपए में पूरा बैच मिलेगा आपको, जिसमें हम वोकैबुलरी भी डिस्कस करेंगे, कॉम्प्रिहेंशन भी डिस्कस करेंगे और ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। ठीक है सब, आइए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जिसका टाइटल देख ही लिया हमने। अब ये क्या कहना चाहता है इसको जानने से पहले हम पहले ये वर्ड्स देख लेते हैं। रिलेंटलेस जो होता है वो अथक या लगातार होता है, परसिस्टेंट या अनस्टॉपेबल होता है। ज़ील का मतलब उत्साह होता है, जोश है, पैशन या एंथुजियाज्म है। ओवर रेगुलेटिंग का मतलब अत्यधिक नियंत्रण है, माइक्रो मैनेजिंग या रेस्ट्रिक्टिंग है। अमेंडमेंट्स का संशोधन होता है, ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन, एक मैंने चेंज बताया। और बार का वर्जित करना, रोक लगा देना, तो बैन या प्रोहिबिटेड। अब देखिए विस्तार से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं आपको मौका दे रहा हूं, पहले इसको रीड कर लीजिए अच्छे से, उसके बाद में मैं समझाता हूं कि क्या कुछ दे रखा है। देखिए, द भारतीय जनता पार्टी लेड गवर्नमेंट, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार का, अपोस्ट्रोफी दे रखा है, सरकार का, रिलेंटलेस एडजेक्टिव है, जो निरंतर, जील है, उत्साह है, जोश है,
किस चीज में? ओवर रेगुलेटिंग, बहुत ज्यादा रेगुलेशन को लेकर, बहुत ज्यादा कंट्रोल को लेकर। किसको? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को, नागरिक समाज जो संगठन है उनको। अब ये जो रिलेंटलेस जील है, ये जील सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है इज, ये है ऑन डिस्प्ले। ऑन डिस्प्ले का मतलब स्पष्ट है, दिख रही है। ऑन डिस्प्ले का मतलब नोट कर लीजिएगा, दिख रही है, एविडेंट है, क्लियर है। तो ये उत्साह दिख रहा है। अगेन, एक बार फिर से, अगेन एडवर्ब होता है। इन द, इस बिल में, इस बिल को शॉर्ट में FCRA बिल कह सकते हो। इस बिल में 2026 के बिल से पहले द का प्रयोग करेंगे, ठीक है। विच इट हैड सॉट, जिसे कि इसने, किसने? सरकार ने। हैड सॉट मतलब चाहा था, कोशिश करी थी, सीक की थर्ड फॉर्म है। तो पुश थ्रू, पुश थ्रू का मतलब है यहां पे पास करवा लेना। पार्लियामेंट का मतलब है संसद, और संसद से पहले आर्टिकल लगता नहीं है। ये एक सेंटेंस पूरा हो गया, ठीक है। पुश थ्रू का मतलब यहां पे है पारित करवा देना। अब फिर देख लो, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की जो सरकार है उसका जो निरंतर उत्साह है किस चीज में? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को ओवर रेगुलेट करने को लेकर। ये क्या है? डिस्प्ले पर है, ये साफ दिख रहा है एक बार फिर से इस बिल में, जिसे कि इसने कोशिश करी पारित करवाने की पार्लियामेंट से, पास करवाने की पार्लियामेंट से। समझ में आ गई बात? पुश थ्रू का मतलब क्या है? पारित करवाना। गेट पास्ड लिख सकते हो आप इसको। पुश थ्रू का मतलब आप गेट पास्ड कर सकते हो इसको। समझ में आ गई बात? सब्जेक्ट है वो जील है, वर्ब है वो इज है ना। बाकी सब ने डिस्कस कर ही लिया। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार है, पता है आपको। इसकी एक निरंतर जिज्ञासा, एक उत्साह, एक जोश, किस बात को लेकर? ओवर रेगुलेट करने को लेकर। रेगुलेट करने का मतलब है नियम बनाना। ओवर रेगुलेट अगर आप कह रहे हो तो इसका मतलब है ओवर कंट्रोलिंग। ओवर रेगुलेशन जो है इसका मतलब होता है ओवर कंट्रोलिंग। यहां लिख देता हूं मैं इसको, ओवर कंट्रोलिंग। अत्यधिक नियंत्रण की जिज्ञासा, अत्यधिक नियंत्रण का जोश, उत्साह, है ना। किस पर? सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस पर। तो ये जोश या उत्साह है जो दिख रहा है एक बार फिर से इस बिल में, जो कि इसने कोशिश करी थी पारित करवाने की संसद के थ्रू। आफ्टर स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट, अब ये कह रहा है इसके बाद। आफ्टर जो है यहां प्रेपोजिशन है, क्योंकि आगे आपको इसका ऑब्जेक्ट दे रखा है। स्ट्रॉन्ग एडजेक्टिव है, और ये इस आफ्टर का ऑब्जेक्ट प्रोटेस्ट जो कि नाउन है। बहुत प्रबल विरोध के बाद में इट हैज नाउ बीन रिफर्ड, ये बिल के लिए आ रहा है। हैज बीन जो है पैसिव है, नाउ एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। रिफर बोलते हैं इसको, और रिफर के साथ टू लगाते हैं, है ना। REFER जो है वो रिफर बोलते हैं, रेफर नहीं बोलते। रिफर के साथ में हम टू लगाते हैं। अब इस बिल को रिफर कर दिया गया है, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब इसको रिफर कर दिया गया है, भेज दिया गया है। कहां पर? एक संयुक्त संसदीय समिति के पास, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। ये दूसरा सेंटेंस पूरा हो रहा है, इसको मैं रिपीट कर देता हूं। कह रहा है कि बहुत ज्यादा विरोध के बाद, बहुत ज्यादा विरोध हुआ, स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद क्या किया? अब इस बिल को रिफर कर दिया गया है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। इन 2020 में। यह एडवर्ब है, टाइम बता रहा है, समय बताने वाले शब्द एडवर्ब होते हैं। 2020 में क्या हुआ? द गवर्नमेंट गोट अमेंडमेंट्स, गवर्नमेंट ने क्या किया? गोट अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट में टू लगेगा बताया था। इस बिल में अमेंडमेंट करवाए, है ना, FCRA में। पास्ड दैट बार्ड, है ना, टू द फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट और FCRA। गोट अमेंडमेंट्स पास्ड, ये ऐसे है, गोट अमेंडमेंट्स पास्ड। गोट के साथ थर्ड फॉर्म है, गेट के साथ थर्ड फॉर्म जो होती है वो कॉजेटिव वर्ब बताती है। ये कॉजेटिव वर्ब है, प्रेरणार्थक क्रिया है। तो इसने संशोधन जो है वो पारित करवाए, ये मतलब है, ठीक है। इसने संशोधन पारित करवाए। फिर समझना, 2020 में सरकार ने क्या किया? इस बिल में संशोधन पास करवाए, दैट बार्ड, और इन संशोधनों ने क्या किया? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। इसने प्रतिबंधित कर दिया, रोक दिया, ये वर्ब हो गई। इसको एक रजिस्टर्ड बॉडी, एक पंजीकृत निकाय को किस चीज से रोक दिया? बार के साथ फ्रॉम लगता है। जो भी रोकने संबंधी शब्द होते हैं उनके साथ फ्रॉम लगता है, चाहे बार हो, चाहे डी बार हो, चाहे स्टॉप हो, चाहे प्रिवेंट हो, चाहे प्रिक्लूड हो, ऐसे बहुत सारे वर्ड बता दूंगा आपको मैं। पासिंग फंड्स टू अनदर, ठीक है। कोई भी पंजीकृत संस्था भी पास नहीं कर पाती क्या? फंड को किसी अन्य संस्था के पास। इवन वन रजिस्टर्ड, यहां तक कि चाहे वो रजिस्टर्ड ही क्यों ना हो, इसी एक्ट के तहत,
ये जो एक्ट है FCRA इसी के तहत ही क्यों ना हो अंडर प्रपोजिशन है, ठीक है। एंड कट द शेयर ऑफ फॉरेन फंड्स, और क्या किया इस संशोधन ने, इसने फॉरेन फंड्स का जो शेयर है, जो विदेशी जो धनराशि हो सकती है उसकी जो एक हिस्सा है उसमें कटौती की। दैट कुड बी स्पेंड, जो कि स्पेंड किया जा सकता है ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन पर, कितने से कितने कर दिया, आधे से 1/5 कर दिया, ठीक है। अमंग अदर रेस्ट्रिक्शंस, अन्य जो रेस्ट्रिक्शंस थे उनके साथ साथ इसमें यह भी किया गया। एक बार रिपीट कर देता हूं, कहां से स्टार्ट करें, ये देखो 2020 में सरकार ने FCRA में कुछ संशोधन करवाए, पारित करवाए। उन संशोधनों से यह हुआ कि कोई भी जो पंजीकृत बॉडी है, कोई पंजीकृत संस्था है, वो अब पास नहीं कर सकती थी फंड को दूसरी किसी संस्था के पास, यहां तक कि कोई रजिस्टर्ड क्यों ना हो इस एक्ट के तहत, उसको भी यह अधिकार नहीं रहा था। और इसने फॉरेन फंड्स की जो मात्रा है, शेयर है, उसमें कटौती कर दी थी। दैट कुड बी स्पेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, कौन सा फंड जिसको कि प्रशासन पर खर्च किया जा सकता था, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। दैट यहां पे इन फंड्स के लिए है, और ये कुड बी स्पेंट है, पैसिव है कुड का, जिसको कि खर्च कर सकते थे प्रशासन पर। कितने से कितना कर दिया, कटौती कर दी, आधे से 1/5 पे पहुंचा दिया। पहले 1/2 था, अब 1/5 कर दिया। अन्य रेस्ट्रिक्शंस के बीच में कुछ और भी यहां पे रेस्ट्रिक्शंस थे, उनके बीच ये भी इन्होंने कर दिया। बात समझ में आ गई। अब यहां सीखने को बहुत कुछ है, तो आइए बात करते हैं जो विशेष बातें हैं इसमें। एक बात तो विशेष इसमें यह है कि बिल और एक्ट के नाम से पहले द लगता है। नेम्स ऑफ एक्ट्स और बिल्स, इन दोनों के पहले द का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात देखो, दूसरी बात, पार्लियामेंट से पहले जेनरिक रेफरेंस में अगर है पार्लियामेंट, मतलब हमें नहीं पता है कौन से देश का, मतलब वैसे तो पता है भारत की बात ही कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में यहां पे लिखा हुआ नहीं है, तो ये जेनरिक सेंस में पार्लियामेंट जब भी आएगी उससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। दो बातें। तीसरी बात यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि रिफर के साथ में टू का प्रयोग करेंगे। नंबर 4 पे इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट के साथ में टू का प्रयोग करेंगे। जिस किसी में अमेंडमेंट हुआ है उसमें टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट है, के बाद तो और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यही चीजें इंपॉर्टेंट थी इसमें, ठीक है। तो देखो, एक सीक की थर्ड फॉर्म बता देता हूं। ये सीक, सॉर्ट, सॉर्ट, ये तीनों फॉर्म्स होती हैं, जिसका मतलब चाहना, तलाश करना या कोशिश करना होता है। तो ये बातें नोट डाउन कर लेना आप। एक तो इंपॉर्टेंट था कि एक्ट और बिल से पहले द का प्रयोग हम करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट से पहले हमें कोई आर्टिकल लगाना नहीं है। तीसरा इंपॉर्टेंट है कि रिफर के साथ टू लगाना है। फोर्थ इंपॉर्टेंट बात है कि अमेंडमेंट के साथ टू लगाना है। और तीसरा, सीक की तीनों फॉर्म जो हैं वो ये बनती हैं। क्लियर? ये फर्स्ट स्लाइड की कहानी है। अगले स्लाइड की बात करें तो देखो, एक बार आप इसको खुद पढ़ेंगे, लेकिन पहले वर्ड देख लो। प्रपोज का मतलब प्रस्ताव रखना है, सजेस्ट या इंटेंड है। असेट का संपत्ति है। मेयर का केवल है, जस्ट या ओनली। लैप्स का समाप्ति या चूक है, फेलियर है। डोनी मतलब प्राप्त करता है, जिसको बेनिफिशियरी कह सकते हो, रिसिपिएंट कह सकते हो, प्राप्तकर्ता कह सकते हो। पढ़ लीजिए एक बार खुद से आप इसको। लास्ट में क्वेश्चंस जब आप करोगे तो ये सब चीजें काम आएंगी, बड़े गहराई से पढ़ना। इट नाउ प्रपोजेस टू गो फर्दर। अब जो ये बिल का संशोधन है, अब इसका प्रपोजल ये है। इट उस बिल के लिए आ रहा है, नाउ है वो एडवर्ब है, प्रपोजेस है वो वर्ब है। अब ये प्रपोज करता है, प्रस्ताव रखता है, टू गो फर्दर। स्टिल मतलब अभी भी, है ना। इवन नाउ को बोलते हैं स्टिल, और ये एडवर्ब होता है। तो अभी भी ये आगे जाने की बात करता है। किससे आगे? बाय टेकिंग। कैसे? बाय टेकिंग ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है अधिकार करना। द असेट्स, संपत्तियों पर, दैट द मनी बिल्ट, ठीक है, वो संपत्तियां जो इस मनी से, जो विदेशी अंशदान से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, फॉरेन फंडिंग से प्राप्त हो रहा है, उस मनी ने बनाई। इवन ऑन द मेयर लैब्स, केवल मतलब इवन यहां तक कि ऑन द मेयर लैब्स, केवल चूक मात्र से। चूक किसकी? सर्टिफिकेट की। आपका सर्टिफिकेट नहीं था, इतनी सी चूक आपसे हुई, तब भी ये इसमें संशोधन में ये कहा गया है कि ये संपत्तियों पर भी कब्जा कर लेगा। इट नाउ प्रपोजेस, अब इसका प्रस्ताव है। अब ये संशोधन की बात ये सरकार कर रही है कि हम संशोधन करवाना चाहते हैं। इसका ये प्रस्ताव है कि टू गो फर्दर, कि थोड़ा और आगे जाएगा। पहले तो कह ही दिया कि इतना सब कुछ तो हो ही गया था,
इतना सब कुछ तो इस बिल में हो ही गया था, ठीक है, कि ये दूसरे का मतलब किसी रजिस्टर्ड बॉडी को भी फंड पास नहीं करने देती थी किसी दूसरे संस्था के पास में, ये सब हो गया था। अब इसमें और संशोधन करके क्या हो सकता है कि अब ये क्या करेगी, टेक ओवर कर लेगी, है ना। इसका प्रस्ताव ये है कि अब अगर ये बिल में संशोधन हो गया तो ये उन संपत्तियों पर टेक ओवर कर लेगी, टेक ओवर मतलब कब्जा कर लेगी, उसको अपने अधीन ले लेगी, वो संपत्तियां जो इस पैसे से बनी है। कौन सा पैसा है, जो फॉरेन फंडिंग से बनी है, ठीक है। और यहां तक कि थोड़ा सा लैप्स अगर हो गया, केवल मेयर लैप्स हो गया, तब भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपको दे रखा है टेक ओवर, इसका मतलब लिख लेना, सीज को बोलते हैं, SEIZ, सीज। एक्वायर भी कह सकते हो, एक्वायर या सीज, कब्जा करना जो होता है उसको हम बोलते हैं क्या, टेक ओवर। समझ में आ गई बात, एक्वायर या सीज को बोलते हैं टेक ओवर। तो ये इसमें कहा गया है। फिर कह रहा है अंडर द बिल, इस बिल के तहत अ डोनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये हो गया वो संस्था जिसको ये फंडिंग प्राप्त होती है, प्राप्त करता, बेनिफिशियरी संस्था, कैन लूज, वो लूज कर सकती है अपना पंजीयन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया लूज का। नॉट ओनली व्हेन द गवर्नमेंट कैंसिल्स इट, केवल तभी नहीं जब सरकार इसको कैंसिल करे, ठीक है, ये इसकी वर्ब, ये इसका ऑब्जेक्ट। बट व्हेन, बल्कि तब जब रिन्यूअल जो है, ये इसकी वर्ब, इज रिफ्यूज्ड, उसको इनकार, मतलब रिन्यूअल नहीं किया जाए, रिन्यूअल से इनकार कर दिया जाए पंजीयन के, तब भी लूज कर सकती है। नॉट अप्लाइड फॉर, या फिर इसके लिए अप्लाई नहीं किया गया रजिस्ट्रेशन के लिए, तब कर सकती है। और नॉट ग्रांटेड, या स्वीकार नहीं किया गया हो बिफोर द ओल्ड सर्टिफिकेट रन आउट, इससे पहले, ये कंजंक्शन है, जो पुराना पंजीयन है, पुराना जो सर्टिफिकेट है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये जब तक कि समाप्त नहीं हो जाता, रन आउट इसकी वर्ब है, ये फ्रेजल वर्ब है, रन आउट, इसका मतलब होता है समाप्त हो जाना, एक्सपायर हो जाना, कम टू एन एंड कह सकते हो, एक्सपायर या कम टू एन एंड, समाप्त हो जाना। एक बार फिर समझेंगे यहां से, इस बिल के तहत कोई भी डोनिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये ए डिटरमिन जो दे रखा है, ये इंडेफिनिट के लिए है कि कोई भी ऐसी संस्था है जो प्राप्त करता है, बेनिफिशियरी है, वो अपना रजिस्ट्रेशन, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, रजिस्ट्रेशन नाउन है, ठीक है, और लूज की तीनों फॉर्म, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होती है, वो अपना पंजीयन खो सकती है, लूज कर सकती है, ना केवल तब जब सरकार इसको कैंसिल करे, बल्कि तब भी कर सकती है जब रिन्यूअल को रिफ्यूज कर दिया जाए, ये पैसिव वॉइस है, या फिर रिन्यूअल को अप्लाई नहीं किया गया हो, या फिर ग्रांट नहीं किया गया रिन्यूअल को ओल्ड सर्टिफिकेट के समाप्त होने से पहले। क्लियर। तो इसमें कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है, तो एक तो लूज की फॉर्म जो है वो इंपॉर्टेंट है, तो लूज होती है, इसको लूज पढ़ते हैं, लॉस नहीं पढ़ते, पहली बात तो। इसकी सेकेंड फॉर्म लॉस्ट होती है, थर्ड फॉर्म लॉस्ट होती है। क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड फॉर्म जो है लूज, लॉस्ट, लॉस्ट होती है, और लूज जो है वो प्रोनाउंसिएशन जो इसका है लूज है, लॉस नहीं है, ठीक है, खोना, हारना दोनों ही मतलब होते हैं। अच्छा, और इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक स्टिल जो शब्द है ये एडवर्ब होता है, और इसका मतलब होता है इवन नाउ, अभी भी, ये इसका मतलब है, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ भी विशेष नहीं है इसके अंदर। इवन जो है वो वैसे एडवर्ब की भूमिका में होता है, ये इवन तब लगता है जब आपको स्ट्रेस डालना हो कि ऐसी कंडीशन में भी, है ना। चलो आगे देखते हैं, इस स्लाइड को पहले पढ़ लीजिए, पहले इसके वर्ड देखो। डेजिग्नेट का नामित होता है, अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड। ऑटोमेटिकली का अपने आप या स्वतः, स्पॉन्टेनियसली या मैकेनिकली। स्पेसिफाई का स्पष्ट रूप से बताना है, स्टेट या डिटेल। पार्टली का पार्शियली या इनकम्प्लीटली, आंशिक रूप से। शेयर का हिस्सा होता है, पोर्शन या पार्ट होता है। अब देखो आप, क्या कह रहा है, एज सुन एज दिस हैपन्स, जैसे ही ये होगा, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंड्स, तो जैसे ही ये घटित होता है, एज सुन एज जो है वो टाइम क्लोज बनाता है, इससे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो टाइम क्लोज बनता है। टाइम क्लोज का मतलब ऐसा उपवाक्य जिसमें टाइम डिनोटिंग वर्ड शुरू में दे रखे हों, जैसे वैन से स्टार्ट हो, एज सुन एज से हो, बिफोर से हो, आफ्टर से हो, बता दूंगा आपको मैं। तो जैसे ही इसकी ये घटित होता है, मान लो या होगा, द ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंड्स एंड व्हाट वाज बिल्ट विद देम, तो संस्था का जो भी फॉरेन फंड है और जो कुछ भी बनाया गया था इससे, व्हाट वाज बिल्ट, व्हाट प्रोनाउन है, वाज बिल्ट इसकी वर्ब है, सब्जेक्ट है वैसे ये, इसकी वर्ब है। विद देम, उन फॉरेन फंड से, विल पास टू अ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या होगा कि ये जो फॉरेन फंड्स हैं
और जो कुछ भी बनाया गया था इन फंड से वो सब के सब चले जाएंगे किसके पास? विल पास, ये इसकी वर्ब हो गई। वो चला जाएगा किसके पास चला जाएगा? डेस्टिनेशन बता रहा है टू का प्रयोग हम करते हैं डेस्टिनेशन के लिए कि कहां जाएगा। ये जाएगा सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास, है ना, गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेटेड अधिकारी के पास ऑटोमेटिकली जाएगा, स्वतः ही चला जाएगा। एक बार फिर समझो, जैसे ही मान लो ये बिल के अंदर संशोधन हो जाएगा, वैसे ही होना ये है कि संगठन जिसने की फॉरेन फंड्स, जो संगठन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉरेन फंड है और जो भी इससे बनाया गया है, वो सब चले जाएंगे गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास। अथॉरिटी नाउन है, यहां पे डेजिग्नेटेड जो है वो एडजेक्टिव है। द प्रॉपर्टी रिटर्न्स, अब ये जो संपत्ति है वो तभी रिटर्न होगी, ये वर्ब है। ओनली इफ, केवल तभी जब संगठन जो है वो री रजिस्टर करता है। मतलब ये कह रहा है कि भाई अगर मान लो कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया तो क्या होगा? तो अगर मान लो कोई रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है तो फिर ये होना है कि सरकार, कोई भी संगठन का फॉरेन फंड और जो कुछ भी इससे बनाया गया था वो सब चला जाएगा गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास, ठीक है, ऑटोमेटिकली चला जाएगा। और ये जो प्रॉपर्टी है जो कि आप चली गई है सरकार के पास, ये संपत्ति रिटर्न होगी केवल तभी जब संगठन री रजिस्टर करेगा। और कब करेगा री रजिस्टर? विदिन प्रेपोजिशन है, ठीक है, इसका मतलब होता है इनसाइड। ये तब वापस जाएगा जब ये इन पीरियड द गवर्नमेंट हैज येट टू स्पेसिफाई, मतलब एक ऐसे समय काल के भीतर वो समय काल, वो पीरियड जो गवर्नमेंट को अभी भी स्पेसिफाई करना बाकी है। येट टू लगता है, इसका मतलब काम होना बाकी है। स्पेसिफाई मतलब निर्धारित करना, मतलब वो पीरियड सरकार ने बताया नहीं है तो सरकार एक पीरियड बताएगी, उसी पीरियड में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, तभी आपको संपत्तियां मिलेगी, वरना गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के पास संपत्ति चली जाएगी। फेलिंग विच इट इज लॉस्ट फॉर गुड। फॉर गुड का मतलब है ऑलवेज, हमेशा के लिए। फॉर एवर कह सकते हो इसको, आप फॉर एवर कह सकते हो, हमेशा के लिए, ठीक है। फेलिंग विच, मान लो इसमें असफलता मिलती है तो ये जो संपत्ति है इट इज लॉस्ट, ये खो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिल, इस बिल के अनुसार, बिल वही FCRA, अ बिल्डिंग पुट अप ओनली पार्टली विद फॉरेन मनी, एक ऐसी बिल्डिंग जो पुटअप की गई है, जो बनाई गई है केवल आंशिक रूप से उस फॉरेन मनी से, मतलब वो विदेशी धन जो फॉरेन फंडिंग है पूरी तरह से उससे नहीं बनी है, आंशिक रूप से उससे बनी है, ठीक है। इस पुटअप का मतलब है बिल्ड या कंस्ट्रक्ट, इसका मतलब है बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। तो मान लो कि कोई, इस बिल के अनुसार कोई भी बिल्डिंग बनाई गई है, पार्टली बनाई गई है, आंशिक रूप से बनाई गई है, इस फॉरेन मनी से, विल बी टेकन ओवर, ये पैसिव है, तो उस बिल्डिंग को टेक ओवर कर लिया जाएगा, उस बिल्डिंग पर अधिकार कर लिया जाएगा इन फुल, पूर्णतया। बात समझ में आ गई? द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट देन अप्लाई टू गेट बैक। अब संगठन को क्या करना पड़ेगा? सरकार ने मान लो अपने अधिकार में ले लिया, ये फॉरेन मनी से अगर बनी है बिल्डिंग तो पूरे तरह से अधिकार सरकार का उसके पास हो जाएगा। अब संगठन को क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, किस लिए? गेट बैक द शेयर, कि जो हिस्सेदारी उसकी थी वो मिल जाएगी, नॉट पेड फॉर विद फॉरेन मनी, ठीक है, वो शेयर जो कि उसने विदेशी धन के, मतलब जो जिस शेयर से उसने बिल्डिंग बनाई और वो विदेशी धन उसमें शामिल नहीं है, जो पैसा उसने लगाया था वो पैसा उसको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो शेयर मिलेगा जो कि पे नहीं किया गया था फॉरेन मनी के द्वारा, है ना। तो ये कब होगा? जब ये अप्लाई करना पड़ेगा वापस से, इसको समझ में आ गई? तो ये कहानी है आज के इस एडिटोरियल की। अब आइए 5 मैच द कॉलम। अच्छा, इसमें कुछ खास बातें अगर मैं बताऊं तो एक तो ये यट टू वाली कहानी है ना, इंपॉर्टेंट है। यट टू जब भी यूज करते हैं इसका मतलब ऐसा होना शेष है। यट टू मतलब ऐसा होना शेष है, ऐसा होना बाकी है, इसलिए आता है यट टू। एक तो ये, दूसरा इसमें काम की बात, और तो कुछ काम की बात इसमें नहीं है। अच्छा, फॉर गुड जो है ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है हमेशा के लिए। फॉर गुड का मतलब होता है फॉर एवर, हमेशा के लिए, ये लिख लेना। फॉर गुड का मतलब क्या है? फॉर एवर, परमानेंटली कह सकते हो इसको। और क्या चीज है? और कुछ भी विशेष नहीं है इसमें, ठीक है। आइए अब 5 मैच द कॉलम की बात करें। रिलेंटलेस जो शब्द है इसका मतलब क्या है? रिलेंटलेस का मतलब है
जो लगातार हो, अनस्टॉपेबल हो, तो सी कर दीजिए। जील का उत्साह होता है तो उत्साह के लिए ग्रेट एनर्जी एंड एंथुजियाज्म, डी कर दीजिए। बार का रोकना है, बैंड, प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिट में भी फ्रॉम आता है, बार में भी फ्रॉम आता है, याद रखना। लैप्स का मतलब क्या है, फेलियर को कह सकते हैं। लैप्स हो जाना मतलब एक्सपायर हो जाना, और एसेट का संपत्तियां होती हैं तो प्रॉपर्टीज। ये आपके 5 मैच द कॉलम के आंसर हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनकरेक्टली रिलेंटलेस का यूज कहां किया गया है, अविरल, निरंतर, अविराम को बोलते हैं। तो द डिटेक्टिव रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ द ट्रूथ फाइनली सॉल्व द कोल्ड केस, ये सही है। डिस्पाइट द हैवी रेन द रिलेंटलेस फ्लड वाटर्स कंटिन्यूड टू राइज इन द विलेज, ठीक है। आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूसली फॉर 10 आवर्स ही फेल्ट रिलेंटलेस डिजायर टू टेक अ क्विक नैप, ठीक है। द अपोजिशन लीडर लॉन्च द रिलेंटलेस अटैक ऑन द रूलिंग पार्टीज न्यू पॉलिसी, तो यहां पे बी आपका आंसर आ जाएगा। रिलेंटलेस फ्लड वाटर्स नहीं हो सकता, बाढ़ का पानी रिलेंटलेस नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि इसने कंटिन्यू यहां भी कर रखा है यूज, तो इसलिए बी आपका आंसर आ जाएगा। अगला है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन द एडिटोरियल टोन, एडिटोरियल की टोन के अनुसार आप इसमें क्या जोड़ेंगे। द गवर्नमेंट हैज शोन ग्रेट, गवर्नमेंट ने दिखाया है बहुत ज्यादा क्या उत्साह, तो जील आ जाएगा। और किस लिए दिखाया है, हैविली रेगुलेट करने के लिए एनजीओज को, बहुत ज्यादा नियंत्रण करने के लिए एनजीओज पर। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि रजिस्टर्ड बॉडीज जो हैं वो कंप्लीटली बार कर दी जाए, है ना, ट्रांसफर करने से फॉरेन फंड को अन्य किसी संस्था को ये नहीं कर पाएगी। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड चूज द करेक्ट वर्ड रिप्लेसमेंट। अंडर द न्यू FCRA बिल द डोनर ऑर्गेनाइजेशन कैन लूज इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एसेट्स इफ इट फेल्स टू रिन्यू इट्स सर्टिफिकेट ऑन टाइम। डोनर जो दे रखा है, टू मेक द सेंटेंस फैक्चुअली करेक्ट अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल, डोनर को किससे आप कर सकते हो, तो डोनर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, डोनी ऑर्गेनाइजेशन जो बेनिफिशियरी है उसकी बात कर रहा था। फिर एंटोनिम बताना है लैप्स का, तो लैप्स का एक्सपायरेशन होता है तो रिन्यूअल आ जाएगा। फिर बताना है द एडिटोरियल स्टेट्स फेलिंग विच इट इज लॉस्ट फॉर गुड, अगर इसमें असफलता मिली, मतलब रजिस्ट्रेशन दोबारा से नहीं करा पाए, तो आपके हमेशा की संपत्ति चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, लॉस्ट इन ऑर्डर टू अचीव ए बेटर आउटकम, कॉन्फिस्केटेड परमानेंटली एंड फॉर एवर, इसको जब्त कर लिया जाएगा स्थायी रूप से। फिर है अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्ट्रिक्शंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 2020 अमेंडमेंट टू द FCRA, कौन सा रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था। इट अलाउड द गवर्नमेंट टू ऑटोमेटिकली सीज ऑल सिविल सोसाइटी एसेट्स, इट रिड्यूस द शेयर ऑफ फॉरेन फंड्स, ये हो जाएगा। जो स्पेंड कर सकते थे पहले आधा था और इसको 1/5 इसने कर दिया था, तो आधे से 1/5 तक का शेयर जो है ये कटौती इसमें की गई थी, ठीक है। अगला देखेंगे, तो कह रहा है कि भाई ये एक्सेप्ट अंडर द प्रपोज्ड 2026 बिल, इस 2026 का जो प्रस्तावित बिल है इसके तहत कोई भी संस्था अपना रजिस्ट्रेशन और एसेट्स खो सकती है केवल इन कंडीशन के अलावा। कौन सी कंडीशन, जहां नहीं खो सकती, व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियली कैंसिल्स द रजिस्ट्रेशन, ठीक है, व्हेन द रिन्यूअल ऑफ द सर्टिफिकेट इज रिफ्यूज्ड, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन फेल्स टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल बिफोर द ओल्ड सर्टिफिकेट रन्स आउट, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन ट्रांसफर्स इट्स फंड्स टू अनदर रजिस्टर्ड बॉडी विद फंड्स टू अनदर रजिस्टर्ड बॉडी विद प्रायर परमिशन। नहीं, ये डी नहीं दे रखा था, बाकी सब दे रखे थे इसमें। अगला है, हाउ डज द 2026 बिल हैंडल अ फिजिकल एसेट दैट वाज कंस्ट्रक्टेड ओनली पार्टली यूजिंग फॉरेन फंड्स, पूरी तरीके से गवर्नमेंट ले लेगी उसको। द गवर्नमेंट विल टेक ओवर ओनली द परसेंटेज, नो, द एंटायर बिल्डिंग विल बी टेकन ओवर इन फुल बाय अ गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अगला है, बेस्ड ऑन द यूज ऑफ फ्रेजेस लाइक रिलेंटलेस, डील इन ओवर रेगुलेटिंग एंड लॉस्ट फॉर गुड, व्हाट इज द प्राइमरी टोन फॉर द ऑथर, क्या टोन है इसकी, ऑब्जेक्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, हाईली अप्रिशिएटिव, क्रिटिकल एंड एप्रीहेंसिव। तो यहां पे आपको यो मान लीजिए कि ये जो टोन दे रखी है आपको, रिलेंटलेस जील इन ओवर रेगुलेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा नियंत्रण हासिल करना चाहती है सरकार, इसको देख के तो लगता है क्या कि ये क्या है, क्रिटिकल टोन है। और एप्रीहेंसिव मतलब थोड़ा सी आशंकित है लेखक, थोड़ा सा डर है इसको कि भविष्य में ऐसा हो सकता है, पूरी तरीके से वो खो जाएगी, इसलिए यहाँ पे सी आपका आंसर होना चाहिए। और एक पूछा है, व्हाट कैन बी लॉजिकली इन्फर्ड एज द ऑथर्स प्राइमरी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी, द JPC should immediately pass the bill to ensure strict national security against foreign funding। मतलब क्या इन्फर कर सकते हो आप, क्या JPC को तुरंत पारित कर देना चाहिए, JPC को थरली रीड्राफ्ट करना चाहिए बिल को, ताकि इसकी जो स्ट्रिक्ट और ओवरली प्यूनिटिव एसेट सीजर क्लॉजेज हैं उसको रिमूव कर देना चाहिए, ये आंसर आ जाना चाहिए। JPC को बढ़ा देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव फंड कोई मतलब नहीं, JPC शुड कंप्लीटली बैन नहीं, ये आपका आंसर आएगा बी। ये था आज के इस एडिटोरियल में, मिलेंगे अब कल। और एक बात और, रात को 8 बजे आज SSC एक्सपर्ट पर
क्लास नंबर 16 की हम बात करेंगे, वोकैबुलरी सेशन नंबर 16, 8 बजे देखना ना भूलें। और टीम एक्सपर्ट नाम से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लें, वहां पर इंग्लिश का कोर्स अवेलेबल है, वो आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आप में से पूछ रहे थे कि हमें ऐसा कोर्स चाहिए जो अभी आए, रिकॉर्डेड बैच हो, हम उसको जैसे चाहें वैसे देख सकें। 18 महीने की वैलिडिटी आपको वहां पे मिलेगी, मात्र 851 में वो कोर्स उपलब्ध है और लगातार वीडियोस उसमें अपलोड हो रहे हैं, तो आप समय रहते एक्सेस कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़े ही दिनों में उसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो एट 5।